एका की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी को हमने धर्मेंद्र गुप्ता लिखित सफर दर सफर से लिया है। मैं हूं जसकरण और मैं आपको लेके चल रहा हूं गंगा किनारे बसे एक कस्बे में। तो कमरे की लाइट बंद कर लें, आराम से लेट जाएं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। शाम का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। गंगा पार है झूसी कस्बा। कटाव को रोकने के लिए झूसी कस्बे के किनारे किनारे ऊंचा बांध बांध दिया गया है। इसी बांध के किनारे किनारे रोप दिए गए सफेदे के पेड़, जो देखते ही देखते आकाश को छूने लगे। दूर से एक हरी दीवार सी बांध पर खड़ी दिखाई देती है। दूर दूर तक गंगा का चौड़ा फाट फैला हुआ है। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही मीलों फैली इस रेती में ककड़ी, खरबूज, तरबूज की बेलें फैल जाती हैं। जगह जगह खेत के रखवाले छोटी छोटी फूस की झोपड़ी डाल लेते हैं। अधिकतर गंगा शहर के किनारे को छूकर ही बहती, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 12 साल में एक बार गंगा झूसी के किनारे को छूकर भी बहने लगती है। तब झूसी कस्बे के निवासियों को सुविधा हो जाती है। गंगा नहाने के लिए 4 कदम ही चलना पड़ता है। हाँ, शहर वालों को ऐसी अवस्था में 1 मील से ज्यादा गंगा की रेती में पैर धंसाते हुए गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आना पड़ता। गंगा नहाने के लिए आते जाते भक्तगण थक जाते, बूढ़े हांफने लगते, मन ही मन झुंझलाते, लेकिन गंगा माता को कोई दोष नहीं देता। ये तो गंगा माता की मर्जी है, चाहे जहां बहे, चाहे शहर के किनारे को छूकर बहे, चाहे झूसी के बांध को छूकर कल कल करती हुई आगे बढ़ती जाए। कहीं भी बहे गंगा, मनुष्य के लिए तो हर हालत में वो पूज्य है। झूसी से कस्बे को जोड़ने के लिए बरसात के 3 महीनों को छोड़कर शेष पूरे साल में नगर निगम की ओर से लोहे के पीपों का पुल बना दिया जाता है। पुल पर चलने में तो बड़ा आनंद आता है। जरा सा दबाव पाकर पीपे पानी में धंस जाते हैं, फिर दबाव हटने में ऊपर उठ जाते हैं। सीसा का खेल होने लगता है। प्रातः गंगा किनारे अच्छा शोर मच जाता है। गर्मियों में तो विशेष रूप से भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। पंडे अपने अपने तखत डालकर बैठ जाते हैं। हर तखत के साथ ही एक झंडा विशेष भी लगा होता है। अपने अपने जजमान को बुलाते हैं, या जजमान खुद ही झंडे की पहचान से खींचा चला आता है। लेकिन ये सब तो बाहर से आने वालों के लिए है। शहर का स्नानार्थी तो कहीं भी रेत पर धोती कुर्ते उतार के रख देता है और जय हो गंगा मैया कहकर गंगा के जल में घुस जाता है। सूर्य उगने से पहले तक तो पक्षी भी झुंड के झुंड आ जाते हैं। पिंड दान करके छोड़े गए आटे के गोल गोल लुगदों को खाने में पक्षियों को बहुत आनंद आता है।
शाम के समय गंगा किनारे सुबह की तरह शोर नहीं होता। दो चार नहाने वाले आते भी हैं तो दिन छिपने से पहले ही घर को लौट जाते। पंडों के तख्त भी खाली पड़े रहते। एकाध कल्पवासी अवश्य गंगा किनारे झोपड़ी डाले रहते, लेकिन उनका होना न होना कोई माने नहीं रखता, क्योंकि वह कल्पवासी है। मौन रहना कल्पवास का पहला गुण है। शाम का अंधेरा जब धीरे धीरे चारों ओर छाने लगता, तो गंगा का किनारा और भी शांत हो जाता। बस लहरों का हल्की आवाज में उठना, गिरना या फिर धार का तेज रूप में कल कल करते हुए बहना ही सुनाई देता। इस समय भी शाम का हल्का अंधेरा चारों ओर छाने लगा था। दूर बांध पर खड़े पेड़ अस्पष्ट होते जा रहे थे। मोहन को अपने आसपास छाता जा रहा धुंधलका अच्छा लग रहा था। बार बार गंगा की रेत को मुट्ठी में बंद करने के लिए मुट्ठी बंद करता, मगर रेत तो हर बार अपने निकलने का रास्ता खोज लेती। मुट्ठी खाली ही रह जाती। रेत से खेलते हुए मन में ताजगी आ जाती। शांत गंगा का किनारा दिन भर की थकावट दूर कर देता। रेती पर से उठने का मन नहीं करता, मगर उठना तो होगा ही। रात घिर जाने से पहले ही मोहन को अपनी कोठरी में पहुंच जाना चाहिए। शाम के समय गंगा किनारे बैठने का ये सुख भी मोहन को रोज नसीब नहीं होता। बस मंगलवार की शाम को ही आ पाता है। मंगलवार को बाइंडिंग हाउस बंद रहता है। शाम का समय खाली रहता। पैसा जेब में हो तो शाम का खाली समय बिताने के लिए सिविल लाइंस के किसी रेस्तरां, किसी थिएटर, किसी पार्क या ऐसे ही किसी दूसरी जगह की शरण ली जा सकती है। पर जब जेब खाली रहती है तो फिर गंगा का किनारा ही सुख दे सकता है। झूसी की तरफ से एक कार आई और पीपों के पुल पर से गुजरती चली गई। पीपों का पुल कार के बोझ से गंगा जल में धंसा। जल उठकर पीपों से टकराया और फिर सब शांत हो गया। गंगा पुनः अपनी रफ्तार से बहने लगी। मोहन उठकर खड़ा हो गया। कपड़ों पर लगी रेत झाड़ी, चप्पल पहनी, वापस अपनी कोठरी की तरफ चल दिया। कई फलांग रेत में चलना होगा, तब कहीं जाकर गंगा का चौड़ा फाड़ खत्म होगा और शहर के छोर की आबादी शुरू होगी। बरसात में गंगा के विकराल रूप के कारण ही किनारे पर दो मंजिलें ही नहीं, तिमंजिले मकान बने हुए हैं। पहली बरसात में ही मकानों की पहली मंजिल में पानी घुस आता है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहने वाले सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित ही नहीं, आनंद उठाने की स्थिति में भी आ जाते हैं। अपने कमरे के आगे छज्जे पर खड़े होकर
सामने मील से भी ज्यादा चौड़े गंगा के फाट को देखना अपने में एक नया अनुभव होता है, एक रोमांच। बाहर से आने वाला व्यक्ति तो आंखें फाड़े बरसाती गंगा के इस रूप को देखता रह जाता है। विश्वास ही नहीं होता कि बरसात बीतने के बाद गंगा फिर एक छोटी नदी का रूप ले लेगी, जिसके दोनों ओर लंबा चौड़ा रेत का मैदान नजर आएगा। बरसात में तो समुद्र के समान लहरें उठती गिरती रहती हैं, और पीपों का पुल हट जाने से जो बड़ी बड़ी नावों पर लोगों को इधर से उधर ढोया जाता है, वो तो और भी आश्चर्यजनक है। डर नहीं लगता बरसाती गंगा में नाव से गंगा पार करना? गंगा किनारे का स्थायी निवासी हंस पड़ता है। यह तो यहाँ का स्वाभाविक जीवन है। गंगा जिस भी रूप में रहे, उसी रूप में मनुष्य उनके निकट बना रहेगा। बरसात शुरू होते ही किनारे पर बने मल्लाहों के कच्चे मकानों की शामत आ जाती है। अपना सामान उठाकर पीछे की ऊंची सड़क के किनारे झोपड़ी बनानी पड़ती है। गंगा के उतरते ही फिर वापस आकर अपनी जगह पर जम जाते हैं। हर वर्ष का ये बंधा टका कार्य है। गंगा किनारे से दो मंजिला तिमंजिला दिखने वाले मकान पीछे सड़क की सतह से मिले हुए हैं। सड़क तो असल में बांध की ऊंचाई पर बनाई गई है। सड़क से गंगा तक आने के लिए कई गलियां हैं। इन गलियों के किनारे भी मकान खड़े हैं, ज्यादातर कच्चे, पुराने, टूटे फूटे। क्या कहा जाए, शहर के छोर पर बसी ये बस्ती सदियों से इसी तरह जी रही है। इस बस्ती में या तो राजा महाराजा या फिर कल्पवास करने आए सेठ साहूकारों द्वारा बनवाई महलनुमा बड़ी हवेलियां हैं, या फिर पंडित पुजारियों, क्लर्कों, छोटे व्यापारी या फेरी लगाने वालों के छोटे बड़े सर छुपाने वाले मकान हैं। राजा महाराजा नहीं रहे, सो उनकी बनवाई हवेलियां भी खंडरों में बदल गई हैं। सेठ साहूकारों की श्रद्धा अब कल्पवास में नहीं रही, सो उनके वारिसों ने अपने पुरखों की बनाई हवेलियों को टुकड़ों में बांटकर किराए पर उठा दिया। गंगा किनारे बसी बस्ती धीरे धीरे धनी होती जा रही है, क्योंकि शहर में यही वो स्थान बचा है जहां अब भी सस्ते में सर छुपाने की जगह मिल जाती है।